हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बच्चों, पॉलिटी की क्लास है और पॉलिटी में अभी तक जो हम चर्चा कर चुके थे वो बात कर चुके थे, मंत्रियों तक हम चर्चा कर चुके थे। मेनली हम कार्यपालिका की बात कर रहे थे और हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो भाग 5 है यानी पार्ट 5 है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रियों के बारे में हम पूरी चर्चा कर चुके थे। मेनली आर्टिकल 74 और 75 को हमने लास्ट वाली क्लास में देखा था, लास्ट सेशन में देखा था। आज हमें बात करनी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, मेनली आर्टिकल 36 के बारे में। देखिए, मैंने कोशिश करी है कि जो स्लाइड में बनवाऊँ वो इंग्लिश में बनवाऊँ। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर हम इंग्लिश से हैं, हम सीबीएसई बोर्ड से हैं और आप हिंदी में समझाते हैं तो हमें समझ में नहीं आ पाता है। तो देखिए, जब ठाकुरद्वारा में ऑफलाइन क्लास चलती थी तब तो एक मजबूरी थी, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो मेजॉरिटी में हिंदी मीडियम वाले थे, तो कोई ज़रूरत भी ऐसी खास नहीं थी। लेकिन अभी क्या है, चूँकि ऑनलाइन क्लास चल रही हैं और ज़रूरत भी है और ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश में भी क्लास करना चाहते हैं, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जो भी क्लास आपकी चल रही हैं उन्हें थोड़ा सा बाइलिंगुअल लिया जाए, मेनली इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ों को मिक्स करके बच्चों को दिया जाए। तो देखिए, बात करनी है हमें मेनली जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है। हेलो गाइस हम आपके लिए लेकर के आए हैं नालंदा एजुकेशन ऐप, जहां पर आप विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर के नालंदा एजुकेशन ऐप टाइप करना है और उसके बाद लिखा हुआ होगा नालंदा एजुकेशन भिगुसा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे क्या कहा जाता है, महान्यायवादी कहा जाता है। देखिए, जो महान्यायवादी का पद है वो मेनली जो भाग 5 में है, ये कार्यपालिका की श्रेणी में ही आता है। यानी महान्यायवादी का जो कार्य है वो मेनली सरकार से जुड़ा हुआ है। अब कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि महान्यायवादी सरकार का वकील होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। हाँ, कुछ ऐसा ही है, लेकिन इन चीज़ों को हमें थोड़ा सा ढंग से जानने की ज़रूरत है। तो आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में है, महान्यायवादी के बारे में है। एक बात और ये ध्यान रखिएगा कि जो भारत में महान्यायवादी होता है वो मंत्री नहीं होता, यानी वो मंत्री परिषद का सदस्य नहीं होता। और ना ही हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होगा, जीत के आया होगा, उसके बाद में मंत्री बना होगा, तब उसे महान्यायवादी बनाया होगा, ऐसा नहीं होता है। हालांकि ये पद जो है वो भले ही हमने ब्रिटेन से लिया हो, उसके बावजूद भी इसकी जो विशेषताएँ हैं वो ब्रिटेन की तरह नहीं है। देखिए, ब्रिटेन में क्या होता है कि ब्रिटेन में जो महान्यायवादी होता है वो वहाँ का विधि मंत्री होता है। यहाँ की जो वहाँ की मिनिस्ट्री होती है, जो मिनिस्टर्स काउंसिल होती है, उसमें जो विधि मंत्री होता है, कानूनी मंत्री होता है, वही किसकी भूमिका निभाता है? आपका महान्यायवादी की भूमिका निभाता है। बट यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। महान्यायवादी को भले ही राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है जैसे कि बाकी मिनिस्टर्स को किया जाता है, लेकिन महान्यायवादी की जो योग्यताएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो योग्यता किसी व्यक्ति में होनी चाहिए, वही योग्यता महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए होनी चाहिए। इससे पहले मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हमारे संविधान में मेनली 3 पद ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, जिनमें हमने बात की थी। एक तो जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। दूसरी बात, राज्यपाल के पद, जितने भी स्टेट के गवर्नर्स हैं वो सब भी प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं राष्ट्रपति के। और तीसरा है आपका महान्यायवादी। थोड़ी सी बात करते हैं क्या है। देखिए, लिखा हुआ है कि आर्टिकल 36 डील्स विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी जो आर्टिकल 76 है वो मेनली किससे जुड़ा हुआ है? अटॉर्नी जनरल से जुड़ा हुआ है। अटॉर्नी जनरल के बारे में जो व्यवस्था है वो आर्टिकल 76 में है, और 76 का जो फर्स्ट है वो मेनली इसकी नियुक्ति के बारे में चर्चा करता है। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, यानी यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो कौन होता है? आपका महान्यायवादी। आप ऐसे मान सकते हैं कि बिल्कुल जितने भी वकील हैं, चाहे वो आपके निजी प्रैक्टिस कर रहे हों या सरकारी हो या निजी हो, उन सभी वकीलों में सबसे ऊपर कहीं ना कहीं ओहदा अपना कौन रखता है? महान्यायवादी रखता है। लेकिन इसको अपॉइंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, मेनली राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तब ऐसे में ये जो काम करता है वो भारत सरकार के लिए ही करता है। ठीक है। ही इज रिस्पॉन्सिबल टू असिस्ट द गवर्नमेंट इन ऑल इट्स लीगल मैटर्स। जो भी कानूनी मामले होते हैं उन कानूनी मामलों में ये भारत सरकार की सहायता करता है, भारत सरकार को एक तरीके
तरीके से सलाह देता है। आप सोचिएगा कि केवल लोगों के मामले नहीं होते कि दो लोगों के बीच में विवाद हो गया कि इसने ये करा है, इसने ये करा है, नहीं, काफ़ी बार क्या होता है, चूँकि भारत में जो है वो फेडरलिज्म है, एक तरीके से आप देखिए संघीय व्यवस्था है, तो काफ़ी बार 2-3 राज्यों के बीच में भी विवाद हो जाता है। काफ़ी बार ऐसा भी हो जाता है कि केंद्र का राज्यों से विवाद हो जाता है। जब भी केंद्र का राज्यों के साथ विवाद होगा या केंद्र का किसी और मामले पे किसी के साथ विवाद होगा, चाहे किसी संस्था के साथ हो या किसी व्यक्ति के साथ हो, कोई भी आज के टाइम पे याचिका उठा करके डाल देता है, कोई व्यक्ति डाल दे, कोई एनजीओ डाल दे, कोई भी संस्था डाल दे, तब वहाँ पर भारत सरकार की तरफ से जो अगुवाई करता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, वो महान्यायवादी करता है। एक महान्यायवादी है, उस महान्यायवादी को बनने के लिए उसके पास वो योग्यता होनी चाहिए जो भारत में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए होती है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भारत में कौन कौन सी योग्यताएं हैं। तब आप इसको समझिएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज किसी को अगर बनना है, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो नियुक्ति होती है वो मेनली कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत होती है। एक कॉलेजियम बनता है, वो कॉलेजियम राष्ट्रपति से सिफारिश करता है और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। लेकिन महान्यायवादी को जो अपॉइंट किया जाता है वो कॉलेजियम के तहत नहीं किया जाता, बल्कि जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो क्या करती है, एडवाइस देती है राष्ट्रपति महोदय को कि आप इस व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर लीजिए, तब राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। बट राष्ट्रपति के लिए भी ये शर्त है, बाध्यता है कि वो ऐसे व्यक्ति को ही महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करेंगे जिसके पास ऐसी योग्यता हो जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए होती हैं। और वो क्या कहती है, इसको समझिएगा, ठीक है। डेट मीन्स ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, एंड ए जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, यानी वो एक न्यायालय में, एक उच्च न्यायालय में या एक से ज़्यादा उच्च न्यायालयों में वो क्या रहा हो, आपका 5 वर्ष कम से कम वो एज ए जज रहा हो। मेरी बात समझिएगा, वो एक हाई कोर्ट में या एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में कम से कम उसे 5 वर्ष का जज के तौर पर एक्सपीरियंस रहा हो, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो या फिर एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट्स फॉर 10 ईयर्स, या फिर अगर वो जज नहीं रहा है 5 वर्ष तो एक हाई कोर्ट में या उससे ज़्यादा हाई कोर्ट में उसने कम से कम 10 वर्ष वकालत करी हो। देखिए, वकालत के लिए जो अवधि है वो 10 वर्ष है कम से कम, और जजी के लिए जो अवधि है वो कितनी है, 5 वर्ष। और या फिर शुड वी एन एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर जो एमिनेंट जूरिस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है प्रख्यात न्यायविद, यानी कानूनी जानकार। या तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़रों में क्या हो, एक प्रख्यात न्यायविद हो। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए योग्यता है वो क्या है, या तो उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो, या फिर आपका उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत करी हो, और या फिर राष्ट्रपति की नज़रों में वो एक प्रख्यात विधिवेत्ता हो या प्रख्यात विधिवेत्ता रहा हो, या तो ऐसा होना चाहिए। और उसके साथ साथ इन तीनों में से कोई एक शर्त, और उसके साथ साथ एक शर्त वो ज़रूरी है, क्या, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। इसके बाद आगे हम बात करते हैं। तो ये तो रहा अपॉइंटमेंट एंड जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो क्या क्या है उसके बारे में हमने बात करी। एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कि जो राष्ट्रपति उसको अपॉइंट करते हैं वो उनकी स्वविवेकीय शक्ति नहीं होती, बल्कि जो हमारी मंत्री परिषद है, यानी जो सरकार है, सरकार की सलाह पर ही राष्ट्रपति महोदय महान्यायवादी को क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों पर। वो बात है आपके कि क्या क्या कर्तव्य हैं, कैसे कैसे काम करता है, क्या क्या काम करने होते हैं महान्यायवादी को। एक एक करके बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ही गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी वह भारत सरकार को सलाह देता है। अपॉन सच लीगल मैटर्स, यानी कानूनी मामलों पर वह भारत सरकार को सलाह देता है, विच आर रेफर्ड और असाइंड टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, यानी जो राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी को सौंपे जाते हैं, जो भी कार्य सौंपे जाते हैं, उन कार्यों पर या उन मामलों पर, उन कानूनी मामलों पर वो भारत सरकार को क्या देता है, एडवाइस देता है, सलाह देता है। मैंने अभी आपसे कहा काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है कि भारत सरकार भी किसी मामले में आपका फंस जाए, तब इस कंडीशन पे अगर भारत सरकार को ज़रूरत पड़े तो उस पर वो क्या ले सकते हैं, महान्यायवादी से एडवाइस ले सकते हैं, इसमें क्या करना चाहिए, कहाँ तक हम सही हैं नहीं हैं, इस केस में हम जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, हमारा पक्ष किन किन मामलों में भारी हो सकता है, तो वहाँ पर वो एडवाइस दे सकता है। इसके अलावा क्या है,
he performs such other duties of a legal character that are referred or assigned to him by the president. और ऐसे अन्य कानूनी चरित्र के मामले जिन्हें राष्ट्रपति महान्यायवादी को सौंपे। इसके अलावा ऐसे कुछ भी कानूनी मामले हैं जो राष्ट्रपति सौंपे महान्यायवादी को, उसे करना होता है, ऐसे कर्तव्यों का भी पालन उसको करना होता है। तो मेन जो यहाँ पर एक प्रमुख कार्य है वो समझिएगा, वो मेन कार्य ये है कि ऐसे किसी भी कानूनी मामले पर जिस पर भारत सरकार को ज़रूरत पड़ती है राय लेने की, उस पर वो राय ले सकता है। बट ये ध्यान रखिएगा, अपॉइंट राष्ट्रपति करते हैं तो मेनली ऐसी राय जो है वो किसके द्वारा ली जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा ली जाती है, भले ही वो भारत सरकार के लिए हो। अगला है ही डिस्चार्जेस द फंक्शंस conferred on him by or under the constitution or any other law। यानी उसको वो कार्य भी करने होते हैं, उन सब कर्तव्यों का भी पालन करना होता है जो संविधान ने उसे दिए हैं, या संविधान ने नहीं तो बाकी किसी कानूनी अधिनियम के द्वारा उसे कुछ कार्य सौंपे गए हैं। यानी संविधान में जो जो कार्य दिए गए हैं महान्यायवादी को वो तो साथ साथ करने ही हैं, और उसके साथ साथ अगर कोई कानून बना करके महान्यायवादी को कोई कार्य सौंपा गया है तो वो भी उसे करना होता है। कुल मिलाकर के अगर इस स्लाइड का हम निचोड़ निकालें तो इसमें यह कहा गया है कि महान्यायवादी का एक प्रमुख कार्य यह है कि राष्ट्रपति उसे जो भी कानूनी मामलों से जुड़ा हुआ कार्य सौंपे उस पर उसे भारत सरकार को सलाह देनी होती है, या इसके अलावा कोई अन्य कर्तव्य कानूनी मामलों से जुड़ा कोई अन्य कर्तव्य सौंपे तो उसका भी उसे पालन करना होता है, और जो संविधान ने या किसी कानूनी अधिनियम ने उसे कोई कार्य दिया है उसका भी पालन जो है वो महान्यायवादी को करना होता है। ये बात याद रखिएगा। कुछ आगे बात करते हैं, समझिएगा क्या कहता है। He appears on the behalf of the government of India in all the cases in Supreme Court in which the government of India is concerned। यानी ऐसा कोई भी मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है और उस मामले से भारत सरकार जुड़ी हुई है, तो ऐसे मामले में जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार का पक्ष रखेगा। अभी मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि कुछ मामले ऐसे हों जिसमें भारत सरकार भी एक पक्ष में रहे। आपने सुने भी होंगे ऐसे मामले कि ये डैश डैश बनाम भारत संघ, डैश डैश बनाम भारत संघ, इस तरीके से आपने सुना होगा। ठीक है, ऐसे बहुत से मामले जो हैं वो रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई भी मामला होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो या चाहे वो आपका हाई कोर्ट में हो, ऐसे मामलों में भारत सरकार का जो पक्ष रखने का काम करता है वो कौन करता है? ये महान्यायवादी ही करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अभी एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक राइट टू प्राइवेसी का मामला आया था जिसमें सरकार जो है वो मेनली इसको लेकर के आई थी, राइट टू प्राइवेसी को। तो यहाँ पर ये वाला मामला आ रहा था कि भाई हाँ, जो निजता का अधिकार है वो निजता का अधिकार मौलिक अधिकार होना चाहिए या मौलिक अधिकार नहीं होना चाहिए, ये वाला मामला आ रहा था। और इसी मामले पर जो है वो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं भारत सरकार का पक्ष जो रखा था सुप्रीम कोर्ट में, वो किसने रखा था? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट अगला क्या कहता है? ही अपीयर्स ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू सी द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी आर्टिकल 143, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 143 है उसके तहत एक कार्य ये भी है महान्यायवादी का कि जब भी राष्ट्रपति महोदय उससे किसी भी वैधानिक मामले पर कोई परामर्श मांगे, अब ये उससे का मतलब महान्यायवादी से नहीं है, यहाँ पर मतलब है सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 143 के अंदर ये कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी कानूनी मामले पर मेनली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से क्या कर सकते हैं? परामर्श कर सकते हैं। मेरी बात समझिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनसे वो परामर्श कर सकते हैं। बट इसमें ऐसा तो नहीं होता कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो अपनी गाड़ी लेकर के निकलें और निकलने के बाद जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ पर जाएं और जाने के बाद में फिर पूछें भाई इस मामले पे परामर्श करना है, बताओ क्या करें। ऐसा नहीं होता। मेनली इनके बीच में जो मीडिएटर या कम्युनिकेशन का काम करता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही करता है। यानी राष्ट्रपति को अगर किसी मामले पर परामर्श चाहिए, अब यहाँ राष्ट्रपति के परामर्श का मतलब आप समझ रहे होंगे, मेनली भारत सरकार परामर्श ऐसा मांग रही है। तो राष्ट्रपति को अगर ऐसा कोई परामर्श चाहिए तो राष्ट्रपति महान्यायवादी के द्वारा इस परामर्श को प्राप्त करेंगे, मेनली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से। तो यहाँ पर भी एक कार्य इसका ये भी है कि ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति के बीच कम्युनिकेशन का कार्य भी करता है, आर्टिकल 143 के तहत जो पावर दी गई है राष्ट्रपति महोदय को। ठीक है, अगला यही कह रहा है कि ही अपीयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी केसेस इन ए हाई कोर्ट इन कोर्ट इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसर्न। ठीक है, ये इसके नीचे है, दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब इसका यही है
पहले वाले में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था, नीचे हाई कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ऐसा कोई भी मामला है जिसमें भारत सरकार जुड़ी हुई है तो वहाँ पर वो भारत सरकार का क्या रखता है, पक्ष रखता है। तो कुल मिलाकर के आपको कुछ कार्य समझ में आए होंगे महान्यायवादी के, जितने मैंने अभी तक आपको समझाए हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं हम। अब है कुछ उसके अधिकार हैं। अब वो क्या क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों पर एक बार छोटी छोटी हम नज़र डाल लेते हैं कि महान्यायवादी के अधिकार कौन कौन से हैं। समझिएगा, देखिए महान्यायवादी के पास कुछ अधिकार तो हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ अधिकार आपके मंत्रियों वाले भी हैं। जैसे कुछ पावर मंत्रियों के पास होती है, मेनली आर्टिकल 88 में। वो क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज ही हैज़ राइट टू ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब समझे क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके पास ये अधिकार है कि वो भारत के किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है। आप कहेंगे ऐसा अधिकार वो किसी भी कोर्ट में सुनवाई कर सकता है, यानी अपनी निजी प्रैक्टिस एक तरीके से कर सकता है, किसी कोर्ट में भी सुनवाई कर सकता है? मैं कहूँगा हाँ, कर सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, महान्यायवादी का पद कोई एक सरकारी कर्मचारी नहीं है। महान्यायवादी, उसको ना कोई वेतन नहीं मिलता, उसको पारिश्रमिक मिलता है, यानी उसको मेहनताना मिलता है, उसको पारिश्रमिक मिलता है। कह दूँ मैं, एक तरीके से मजदूरी ही मिलती है, ठीक है। तो वो एक कोई परमानेंट सरकारी कर्मचारी नहीं है। और दूसरी बात, ना ही वो परमानेंट सरकार का वकील है, परमानेंट वकील भी नहीं है। जब ज़रूरत पड़ती है तब उससे जो है वो राय ली जाती है, सलाह ली जाती है, या तब वो जो है वो कोर्ट में जाकर के पक्ष रखता है भारत सरकार का। और जब ज़रूरत नहीं है तब ऐसे में वो क्या कर सकता है, किसी भी कोर्ट में, भारत सरकार के किसी भी कोर्ट में वो सुनवाई कर सकता है। बट ये ध्यान रखिएगा, अब ऐसा नहीं है कि भाई भारत सरकार ने जो है वो किसी मामले पे महान्यायवादी से राय नहीं मांगी, ठीक है, तो इस कंडीशन में वो सुनवाई में भारत सरकार के खिलाफ ही खड़ा हो जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो किसी भी मामले में भारत सरकार के खिलाफ किसी को राय नहीं दे सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो एक पहला कर्तव्य तो ये है कि वो भारत के क्षेत्र में जितनी अदालतें हैं उनमें सुनवाई कर सकता है। दूसरा क्या है, ही हैज़ द राइट टू स्पीक और टू टॉक पार्ट इन द proceeding of the both the houses of parliament and their joint sittings but without a right to vote। इसका मतलब समझते हैं। एक अधिकार और है महान्यायवादी का, वो ये है कि वो किसी भी जो सदन है, जो संसद में सदन है आपके, लोकसभा राज्यसभा, वो किसी भी सदन में जाकर के बैठ सकता है, वहाँ पर बोल सकता है, किसी भी मामले पर वहाँ बैठ सकता है, जाकर के बोल भी सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, और सुनिए, किसी भी सदन में या फिर ज्वाइंट सेशन हो, यानी संयुक्त बैठक हो, वो उसमें भी बैठ सकता है और उसके साथ साथ बोल भी सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो वोट नहीं डालेगा, यानी वो मतदान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि देखिए, मतदान का अधिकार जो है वो उस व्यक्ति को है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है। चूंकि महान्यायवादी ना लोकसभा का सदस्य होता है ना राज्यसभा का सदस्य होता है, इसलिए ये मतदान नहीं कर सकता। बाकी मतदान के अलावा जो पावर है वो कहीं ना कहीं संसद के सदस्यों वाली ही होती है। जिस प्रकार से किसी भी सदन में जाकर के बैठ जाना, ये पावर मंत्री के पास होती है। मंत्री लोकसभा या राज्यसभा में किसी भी सदन में जाकर के बैठ सकते हैं, वहाँ पर बोल सकते हैं, बहस कर सकते हैं, ठीक है, बहस भी कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन वोट नहीं डालेंगे, यानी मतदान नहीं करेंगे। कोई भी विधेयक है, कोई भी है, तो उस पर वो मतदान नहीं करते हैं। और ये जो पावर है ये किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 88। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। जो आर्टिकल 88 है वो मेनली किससे जुड़ा हुआ है? मंत्रियों के कुछ प्रिविलेज से जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ विशेषाधिकार है मंत्रियों के, और वो मंत्रियों का विशेषाधिकार ये है कि वो लोकसभा, राज्यसभा के किसी भी सदन में बैठ सकते हैं या संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, बट वो भी मतदान नहीं करते। वो मतदान उसी सदन में करते हैं जिस सदन के वो सदस्य होते हैं। बट महान्यायवादी तो वोट डालता ही नहीं है, ठीक है। अगला क्या है? ही इंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। इम्यूनिटीज का मतलब आप समझते हैं उन्मुक्तियां, ठीक है। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, एंड इम्यूनिटीज का मतलब होता है आपका उन्मुक्तियां, ठीक है। डेट आर अवेलेबल टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी जब वो संसद के सदस्यों, संसद के किसी सदन में भाग लेता है या संयुक्त बैठक में भाग लेता है, तब इस कंडीशन में उसे वही संसद के विशेषाधिकार, जो संसद सदस्यों को विशेषाधिकार मिले हुए होते हैं, जो उन्मुक्तियां मिली हुई होती हैं, उन्मुक्तियां मतलब इम्यूनिटीज़ का मतलब आप मान सकते हैं छूट, जो छूट मिली हुई होती हैं वो सब इसे प्राप्त होती हैं, यानी महान्यायवादी को भी वो सब छूटें प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या क्या अधिकार हैं, तो आप कह सकते हैं पहला अधिकार तो ये है कि वो भारत में कोई सी भी अदालत है वहाँ पर सुनवाई कर सकते।
तो एक पहली चीज़ तो मैंने आपसे बताया कि वो क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। दूसरी, उसे किसी भी सदन में बैठने का, बोलने का, बहस करने का अधिकार है, बट वोट नहीं डालेगा। और तीसरी चीज़ वो ध्यान रखिएगा कि वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का आनंद लेता है जो संसद के सदस्यों को उपलब्ध होती हैं। वो सभी जो भी विशेषाधिकार हैं और साथ साथ उन्मुक्तियाँ हैं, उन सबका आनंद लेता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं वो महान्यायवादी से दूर भी हैं। दूर का मतलब यहाँ पर यह है कि महान्यायवादी को ऐसा करने से रोका गया है। एक तरीके से मैं इन्हें रिस्ट्रिक्शन मान सकता हूँ कि जो अटॉर्नी जनरल के ऊपर बाध्यताएं हैं उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो वो क्या क्या है एक बार देखिएगा, ठीक है, पूरी स्लाइड नहीं आई। क्या है, ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ए ब्रीफ अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वह भारत सरकार के खिलाफ ना ही तो कोई केस लड़ेगा और ना ही कोई एडवाइस देगा, किसी को कोई सलाह देगा। भारत सरकार के खिलाफ किसी भी मामले पे किसी को वो एडवाइस नहीं देगा और ना ही कुछ बोलेगा। किसी अदालत में कहीं भी भारत सरकार के खिलाफ ना कुछ बोलेगा और ना किसी को एडवाइस देगा। एक पहली चीज़ ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़, ही शुड नॉट डिफेंड accused persons in criminal cases without the permission of the government of India। यहाँ पर ये accused persons का मतलब होता है आरोपी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति जो क्रिमिनल केसेस में, यानी आपराधिक मामले, दो प्रकार के मामले होते हैं, एक सिविल मामले होते हैं और एक आपराधिक मामले होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपराधिक मामलों में आरोपी है और इस कंडीशन में उस व्यक्ति का केस किसी कोर्ट में चल रहा है, तो वो उसका पक्ष तब तक नहीं रखेगा जब तक भारत सरकार के द्वारा उसे अनुमति ना मिल जाए। यानी भारत सरकार की बिना अनुमति के वो किसी भी आपराधिक मामले में संलिप्त आरोपी व्यक्ति का पक्ष नहीं रख सकता किसी भी कोर्ट में, उसका वो केस नहीं लड़ सकता। ये बात याद रखिएगा। आपराधिक मामले भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपराधिक मामले में। अगला है, ही शुड नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी विदाउट द परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। वो भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी के डायरेक्टर के पद को, यानी निर्देशक के पद को भी स्वीकार नहीं कर सकता। ये बात भी याद रखिएगा। कोई सी भी जो कंपनी है उसके डायरेक्टर के पद को वो क्या नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये कहीं ना कहीं रोक है जो महान्यायवादी के ऊपर हैं, ये रोक लगाई गई है, ऐसा उसे नहीं करना है। क्या है एक बार देख लीजिए। सबसे पहला, वो भारत सरकार के खिलाफ किसी भी कोर्ट में, किसी भी मामले में भारत सरकार के खिलाफ नहीं बोलेगा और ना ही किसी को कोई सलाह देगा। ये पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यदि कोई व्यक्ति जो आपराधिक मामले में कहीं ना कहीं आरोपी है, वो उसका किसी कोर्ट में पक्ष नहीं रखेगा। और तीसरी चीज़, वो भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी के जो निर्देशक यानी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को वो स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, उसको वो ज्वाइन नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि महान्यायवादी के बारे में जितनी चर्चाएं मैंने आपसे करी हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी कि महान्यायवादी का पद किस आर्टिकल में है, नियुक्ति कौन करता है, वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है। एक बात है आपका कि भाई इसका कार्यकाल क्या होता है, मेनली कार्यकाल को लेकर के बात रही होगी। देखिए, एक्चुअली महान्यायवादी का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, यानी जब चाहे राष्ट्रपति महोदय क्या कर सकते हैं, इस्तीफा ले सकते हैं। हालांकि ऐसा वो भारत सरकार के कहने पर ही करेंगे, लेकिन वो जब चाहे इस्तीफा ले सकते हैं। किससे? महान्यायवादी से। तब ऐसे में मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ भाई महान्यायवादी की एक अवधि होती है, लेकिन साधारण तौर पर जो उसका कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। हालांकि किसी कार्यकाल की चर्चा हमारे संविधान में नहीं की गई है, क्योंकि महान्यायवादी जैसे ही नई सरकार आती है वो सरकार राष्ट्रपति से बोलती है भाई इस महान्यायवादी को हटाओ और नए न्यायवादी को जो है अपने पक्ष का जो महान्यायवादी है उसको बनाओ। जैसे कांग्रेस रहेगी तो वो और किसी को अटॉर्नी जनरल बना के रखेगी, भाजपा आएगी तो वो और किसी को अटॉर्नी जनरल बना करके रखेगी। और अभी एक परंपरा बन चुकी है कि जब कभी भी सरकार गिरती है, यानी जब मंत्री परिषद अपना इस्तीफा देती है, तो साथ साथ में मंत्रियों के साथ साथ महान्यायवादी भी अपना त्यागपत्र दे देता है, यानी वो भी अपना इस्तीफा दे देता है। और आप देखिए कहीं ना कहीं ये जो विचार है, ये जो पद है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन में तो ऐसा होता ही है। ब्रिटेन में तो क्या होता है, जो महान्यायवादी है वो रियल में वास्तविकता में विधि मंत्री है। तब जब वहाँ पर विधि मंत्री यानी जब वहाँ के जो मिनिस्टर्स काउंसिल है, जब वो अपना त्यागपत्र देंगे, तब इस कंडीशन में अपने आप ही महान्यायवादी का त्यागपत्र भी चला जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल साधारण तौर पर चर्चा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सरकार 5 साल तक रहती है तो इस तरीके से महान्यायवादी का कार्यकाल भी कितना रहता है, 5 वर्ष का रहता है। वेतन और भत्तों के बारे में मैंने बता दिया कि वेतन तो नहीं मिलता, लेकिन क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। और चूंकि योग्यता के आधार पर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, तो इसलिए जो उसको कहीं ना कहीं पारिश्रमिक मिलता है वो भी उतना ही होता है जितना सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है, उतना ही उसे जो है वो पारिश्रमिक मिलता है। ये बात भी याद रखिएगा।
अब इसके बाद में ये तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आप कहेंगे क्या इतना भारत सरकार है और कितने मामले होते होंगे भाई, इतने स्टेट है, 28 स्टेट है हमारे देश में जो हैं, हो सकता है भारत सरकार का किसी भी देश के साथ, किसी संस्था के साथ कोई भी विवाद हो जाए और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ना जाने कितने मामले चले जाएं, और ऐसे में फिर पक्ष रखना है भारत सरकार का केवल एक व्यक्ति को और वो है अटॉर्नी जनरल। तो क्या अटॉर्नी जनरल अकेला ऐसा कर सकता है? मैं कहूँगा नहीं, एक्चुअली नहीं कर सकता। और इसी चीज़ को देखते हुए ऐसे में क्या बनाया गया, सॉलिसिटर जनरल का पद बनाया गया, और दो और होते हैं अलग से जिन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं, यानी उन्हें क्या कहा जाता है, एक तरीके से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। तो अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए मेनली एक तो होता है सॉलिसिटर जनरल, और इसके अलावा दो होते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो कुल मिलाकर के ये लोग क्या करते हैं, सहायता करते हैं किसकी, अटॉर्नी जनरल की। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज सबऑर्डिनेट टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, एक तरीके से सहायक होता है अटॉर्नी जनरल का, जो अटॉर्नी जनरल को राय देता है। अब सोचिए बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जिन पर राय की ज़रूरत पड़ती है, ये सब चीज़ें होती हैं, तब ऐसे में कौन देता है राय, वो देता है आपका सॉलिसिटर जनरल। और इसके साथ साथ सॉलिसिटर जनरल के साथ साथ कौन होते हैं आपके दो जो हैं वो आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और ये ध्यान रखिएगा कि जो सॉलिसिटर जनरल है, चूंकि वो अटॉर्नी जनरल का एक तरीके से सहायक है, सबऑर्डिनेट है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, अधीनस्थ है वो उसका, तो इस कंडीशन में जो भारत का दूसरा विधि अधिकारी माना जाता है, सर्वोच्च दूसरा विधि अधिकारी माना जाता है, वो सॉलिसिटर जनरल को माना जाता है। एग्जाम में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में द्वितीय सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो वो कौन होता है, आपका सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, या इसे कह सकते हैं भारत का महाधिवक्ता। ठीक है, ये राज्य के महाधिवक्ता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अभी केंद्र में ही चर्चा कर रहा हूं इस बात की। अब दूसरी बात आती है, क्या सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद भी संवैधानिक है? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। एक्चुअली अटॉर्नी जनरल का जो पद है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, मेनली आर्टिकल 76 में है, लेकिन ये जो बनाया गया है आपका सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, इसे एक विधि के द्वारा, एक कानून के द्वारा, एक तरीके से एक अधिनियम पारित करके इसे बनाया गया है। तो इसे अधिनियम पारित करके बनाया गया है, लिखा हुआ भी है नीचे, आप पढ़िएगा। हाउएवर, हालांकि अनलाइक द पोस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया विच इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत के संविधान के अधीन अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के पद को सृजित किया गया है। ठीक है, द पोस्ट ऑफ द सॉलिसिटर जनरल एंड द एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल आर मियरली स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब आप समझिए, मेयरली स्टैट्यूटरी का मतलब होता है आपका केवल वैधानिक। ये जो पद है ये केवल वैधानिक है, ये संवैधानिक नहीं है। वैधानिक और संवैधानिक में एक अंतर होता है, जो संविधान में है वो संवैधानिक, वैधानिक जिसे कानून के माध्यम से स्थापित किया गया। तो इन पद को किसके माध्यम से स्थापित किया गया है, आपका कानून बना करके स्थापित किया गया है। तो ये बात जो है वो आप ध्यान रखिएगा थोड़ी सी, जो मैंने चर्चा करी है आज आपसे अटॉर्नी जनरल के बारे में, साथ साथ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो जहाँ तक मुझे लगता है क्लास आपको समझ में आई होगी। और एक बार बताइएगा ज़रूर फीडबैक में क्लास कैसी थी, और आपको लगता है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ख़ास तौर पे इस समय मैं जो पूछ रहा हूँ वो हिंदी मीडियम वालों से पूछ रहा हूँ। एक्चुअली देखिए बड़ा अंतर हो जाता है जब हम साथ में दो चीज़ों को लेकर के चलते हैं। अगर केवल हिंदी में होता तो जो भाषा होती, बोलने का तरीका होता, वो थोड़ा रफ एंड टफ होता। लेकिन अभी क्या है, चूँकि साथ में हो सकता है कि कुछ CBSE बोर्ड के बच्चे भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ रहे हो, तब इस कंडीशन में अगर वो लोग भी क्लास कर रहे हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग जो है वो करना ही पड़ेगा। तो बताइएगा ज़रूर एक बार क्लास कैसी रही है। धन्यवाद, आज इतना रखते हैं। और जैसी और बाकी ऐप वगैरह पे जो क्लासेस चल रही हैं वो आप देख ही रहे होंगे। मॉर्निंग में जो है वो 10 to 11 के टाइमिंग में जो है वो आपकी इन्वायरमेंट की क्लास चल रही है, और वो भी मैं बाइलिंगुअल ही ले रहा हूँ। मेनली उसमें दोनों तरीके की, दोनों लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूँ साथ साथ में, कि आप इन चीज़ों को भी समझते रहें, और आपका हिंदी में तो आप समझ ही जाते हैं। ठीक है, आज इतना रखते हैं। धन्यवाद।